गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि आज हम नरेशंस जो कि नया टॉपिक है आपके एग्ज़ाम में, इसके 4 सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। और आपको मैं नरेशन आपने 10th क्लास प्रीवियस क्लास से पढ़ा होगा। नरेशन के सेंटेंस किस टाइप्स के आते हैं, जैसा आपको पता है अलग अलग टाइप्स के इन नरेशंस में, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं, नेगेटिव आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस आते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं, इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाले अलग आते हैं, इंट्रोगेटिव वाले WHS वाले अलग सेंटेंस आते हैं, इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के सेंटेंस हम नरेशन के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। जैसा कि पता नरेशंस होते क्या हैं, पहले हम बताते हैं। नरेशंस के 2 टाइप्स होते हैं। There are 2 types of narration. फर्स्ट होता है डायरेक्ट स्पीच और सेकंड होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ये नरेशन के 2 टाइप्स होते हैं। नरेशन के 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है डायरेक्ट स्पीच और सेकंड होता है इनडायरेक्ट स्पीच। हमारे जो एग्जाम में सेंटेंसेस आते हैं वो डायरेक्ट स्पीच के आते हैं, उन्हें हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने होते हैं। He says to me, I am busy. देखो मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, He says to me, I am busy। इस सेंटेंस में अपने अपनी जगह नरेशंस में अलग अलग इन सेंटेंस के पर्टिकुलर हर वर्ड को अलग अलग एक नाम दे रखा होता है। जैसे आप देखिए, इसमें जो फर्स्ट जो होता है उसे कहते हैं रिपोर्टर। सेज टू इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और मी द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब होता है ये। और जो इनवाइटेड कॉमा में दे रखा है सेंटेंस, ये होता है डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। इसको दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। देखिए सेंटेंस में पर्टिकुलर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट होगा, उसे नरेशन की लैंग्वेज में रिपोर्टर कहते हैं। इसके बाद जस्ट बाद सेज टू, से टू और सैड टू, ये तीनों प्रमुख क्या होती हैं? रिपोर्टिंग वर्ब्स होती हैं। इसके बाद जो भी मी, आपको जैसा कि पता सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे अलग अलग तरीके से, जैसे मी, दैम, माई, मी, दैम, हिम, हर, ये सारे क्या कहलाते हैं? द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग। और जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और दूसरी लैंग्वेज में हम कहें तो नरेशन की लैंग्वेज में कहते हैं इसको रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को पहचानने का सबसे बड़ा एक अच्छा तरीका होता है, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा में छिपा हो या इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं। और ये जब सेंटेंस को चेंज करेंगे तो कनेक्टिविटी जुड़ करके ये सेंटेंस चेंज होते हैं। जैसा कि आपको बता रहा हूँ कैसे चेंज होते हैं, देखिए आप। He tells me that he is busy। देखिए ये मैंने जो सेंटेंस लिखा है, ये डायरेक्ट स्पीच से मैंने इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज किया है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि इनडायरेक्ट स्पीच की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमा होता है, जब इसको इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं तो इन्वर्टेड में स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? ये इन्वर्टेड कॉमा हट जाते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि सेंटेंस किसका है? इनडायरेक्ट स्पीच का है। और जब भी इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कनेक्टिविटी के रूप में दैट, इफ, WHS में WHS, टू, नॉट टू, जैसे सारे कनेक्टिविटी वर्ड जोड़ करके सेंटेंस चेंज किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए आगे आप।
अब देखिए सेज टू, से टू और सेड टू, ये तीनों क्या कहलाती हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती हैं। सेज टू, से टू और सेड टू, जैसा कि मैंने बताया सेज टू का टेल्स होता है जब हम ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने पर सेज टू का क्या बन जाता है? टेल्स, से टू का टेल, सेड टू का टोल्ड। बट हमें ये ध्यान रखना है सेज टू, से टू किस टेंस में यूज के होते हैं? प्रेजेंट और फ्यूचर में, जबकि सेड टू का यूज किस टेंस में किया जाता है? पास्ट टेंस में किया जाता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सेज टू का टेल्स, से टू का टेल और सेड टू का टोल्ड कब होगा? जब सेंटेंस क्या होना चाहिए? अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। ये दो अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं तभी ही सेज टू का टेल्स होता है, से टू का टेल और सेड टू का टोल्ड होता है। सेकेंड थिंग देखिए, देखिए सेम वही चीज़ है बट थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। सेज टू का आस्क, से टू का आस्क और सेड टू का आस्क्ड, ये भी चेंजेस होते हैं कब? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करते सेंटेंस। बट ध्यान रखना सेंटेंस जो होना चाहिए वो किस टाइप का होना चाहिए? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हों, जैसा कि पता है इंट्रोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान होती है सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ठीक है? तो उस कंडीशन में सेज टू का आस्क होगा, से टू का आस्क और सेड टू का आस्क्ड होगा, ठीक है? फिर देखिए आगे, अब देखिए ये सारे होते हैं, ये सारे रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में सारे कनेक्टिविटी वर्ड्स कहलाते हैं। दैट कनेक्टिविटी, इफ कनेक्टिविटी वर्ड और डब्ल्यूएचएस कनेक्टिविटी वर्ड। दैट कनेक्टिविटी का यूज होता है अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में, इसका यूज होता है। इफ यूज का यूज होता है इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में इसका यूज होता है। और डब्ल्यूएचएस का नो कनेक्टिविटी वर्ड मीन्स सेंटेंस में जब भी डब्ल्यूएचएस वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तो उस कंडीशन में ना तो किसी दैट का कनेक्टिविटी उसका यूज होता है, ना ही इफ का, मीन्स एज इट इज वही का वही वर्ड यूज किया जाता है। मीन्स अब मैंने यहाँ पे क्रॉसली लगा रखा है क्योंकि डब्ल्यूएचएस वाले सेंटेंस में किसी भी तरह का कोई भी कनेक्टिविटी वर्ड का यूज नहीं होता है। दैट का जो हमेशा ध्यान रखना, सेंटेंस जब अफर्मेटिव नेगेटिव होता है उस कंडीशन में हम डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस चेंज करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय हमें ध्यान रखना है दैट कनेक्टिविटी वर्ड का यूज करना है। सेकेंड थिंग, इफ का यूज होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, कौन से सेंटेंस? हेल्पिंग से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में इफ कनेक्टिविटी वर्ड का यूज होता है, जबकि डब्ल्यूएचएस वाले सेंटेंस में किसी भी तरह कोई भी कनेक्टिविटी वर्ड का यूज नहीं होता, मीन्स एज इट इज वही का वही वर्ड यूज किया जाता है। देखिए आगे, देखिए नरेशंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जब सेंटेंस चेंज करते हैं तो
सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है इस सेंटेंस को चेंज करने का SON। एस का मीन्स होता है सब्जेक्ट, ओ का मीन्स ऑब्जेक्ट और एन का मीन्स नो चेंज। मैंने जैसे कि आपके सामने पर्सन दे रखे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द लास्ट थर्ड पर्सन। ये क्या चीज क्या होते हैं देखिए आप पहले, सब्जेक्ट IOV फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन और लास्ट थर्ड पर्सन जैसा कि नो चेंज। ये आपको सेंटेंस के जरिए समझाना चाहूंगा कि सेंटेंस कैसे होते हैं। She says I am busy. Ram said to me, you are getting late. और लास्ट में you said she wrote a letter। जैसा कि मैंने आपके सामने 3 सेंटेंस दिए और मैंने फॉर्मूला समझाया, SON का फॉर्मूला समझाया। अब SON फॉर्मूला होता है क्या है देखिए आप। फर्स्ट सेंटेंस में दे रखा है she says I am busy, सेकंड में Ram said to me you are getting late और लास्ट में देखा you said she wrote a letter। हर तीनों सेंटेंस में देखिए मैंने जैसे कि बताया रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में हमारा इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, दूसरे लैंग्वेज में कहें तो इसे डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो फर्स्ट पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन होता है तो हमेशा, जैसा कि मैंने अभी SON को सूत्र के जरिए आपको समझाया फॉर्मूला के जरिए, तो फर्स्ट सब्जेक्ट होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन का मीन्स IOV हो रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो मैं जिसमें सेंटेंस बना रहा हूं, शी सेज दैट शी इज बिजी। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो हमेशा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसा कि मैंने आपके सामने चेंज किया है, शी सेज दैट शी इज बिजी। और नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए राम सेड टू मी यू आर, और जैसा कि मैंने बताया यू क्या है? सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो देखो सेंटेंस बना रहा हूं मैं, राम टोल्ड मी दैट। अब मी के अकॉर्डिंग यहाँ चेंज करते मी का पे क्या हो जाएगा? आई बन जाए। क्या बनेगा? आई। जैसा कि मैंने बताया यू क्या होता है? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा? मी, तो यहाँ से क्या बनकर आएगा? सब्जेक्ट। राम टोल्ड मी दैट आई वॉज गेटिंग लेट। और लास्ट सेंटेंस देखिए जैसा कि मैंने बताया ही शी एनी नेम मुर्धे, सारे चारे क्या कहलाते हैं? थर्ड पर्सन हो। जैसा कि मैंने आपको लिखा थर्ड पर्सन नो चेंज, ना तो किसी इसके ऑब्जेक्ट से चेंज होगा ना ही किसी सब्जेक्ट से चेंज होगा। देखो मैं कैसे चेंज कर रहा हूं, यू said that she had written a letter। जैसा कि आपने देखा मैं किसी तरह का मैंने कोई चेंज नहीं किया है। सी क्यों चेंज नहीं किया? क्योंकि सी क्या है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब होता है ना तो किसी ऑब्जेक्ट से चेंज होगा ना ही किसी सब्जेक्ट से चेंज होगा। समझ में आपको SON का सूत्र? ठीक है, ओके, थैंक यू। Indian economic 1950 to 1990 era, and this is our part 7. This is our last part of this lesson. ये अपने लेसन का आखिरी भाग है, 7वां भाग। पहले हम 6 भाग में पढ़ चुके हैं। इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे ट्रेड पॉलिसी, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो पहले कुछ हद तक हमने पढ़ चुके हैं, बस अब इसे फिनिश ही करना है। कुछ पॉइंट्स रह गए थे
जैसे पहले हमने इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन में देखा था कि हमारे यहाँ पे इम्पोर्ट के लिए सब्सटीट्यूट गुड्स नहीं थे, मतलब जो गुड्स हम फॉरेन से इम्पोर्ट कर रहे थे उनकी जगह पे इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे बने हुए हमारे पास गुड्स नहीं। तो हमारे देश में सबसे पहले इस पर ध्यान दिया कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट अवेलेबल होने चाहिए, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट प्रोड्यूस करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बनेंगे इंडिया में, तो हमें फॉरेन गुड्स यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। और जब हम फॉरेन गुड यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ का जो वेल्थ है, जो कैपिटल है, वो दूसरे देशों में नहीं जाएगा, बल्कि दूसरे देशों का कैपिटल हो सकता है अपने देश में आए, वेल्थ अपने देश में आए, क्योंकि वो अपने गुड्स परचेज करेंगे। जैसे आज काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुके हैं, जैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटे कॉटेज इंडस्ट्री, जैसे अचार की इंडस्ट्री होती है, पापड़ की इंडस्ट्री है, कुछ गरम मसालों की वगैरह इंडस्ट्री है, ये होती तो कॉटेज इंडस्ट्री, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये छोटे रूप में काम करते हैं, जैसे लिज्जत पापड़ है वगैरह। ये ऐसी कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने स्टार्टअप किया बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ, और आज इनके प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में बिक रहे हैं। मतलब हमारे ये सारे प्रोडक्ट जो हैं, जैसे अचार, पापड़, मुरब्बा, अचार और इस तरह के मसाले, ये सब दूसरे देशों में नहीं बनते, इनके रॉ मटीरियल पे वहाँ अवेलेबल नहीं होते। तो अपने देश से हम लोग इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं और वो लोग इम्पोर्ट करते हैं, जिससे दूसरे देश में भी इंडियंस रहते हैं, है ना। तो जैसे अमेरिका में बहुत सारे इंडियंस हैं, दुबई में है, कुवैत में है। अपने इंडियंस तो पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में फैले हुए ऐसे बोला जा सकता है। तो जहाँ पे इनकी संख्या ज़्यादा है वहाँ पे ऐसे गुड्स की मांग होती है, तो ऐसे गुड्स उनके जो मॉल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे भी अवेलेबल होते हैं। तो आज हमारे गुड्स इंटरनेशनली पहुँच चुके हैं और हमारी रेवेन्यू वहाँ से जनरेट हो रही है, लेकिन पहले ये सब कर पाना बहुत मुश्किल था। तो पहले यही ध्यान दिया गया कि सबसे पहले इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट बनाया जाए, जिससे हमें इम्पोर्ट नहीं करना पड़े दूसरे गुड्स, और वही गुड्स हम अपने देश में बनाएं। अब 1990 से 91 का टाइम, मतलब 1950 से 1990 तक का टाइम तो हमने देखा, 1990 से 91 का टाइम देख रहे हैं। मतलब जैसे 1990 ईरा खत्म हुआ, 1950 से 1990 का ईरा, वैसे ही गवर्नमेंट ने 3 चीज़ें शुरू की। खैर हम नेक्स्ट लेसन में उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये 3 चीज़ें शुरू की थी, जो इस लेसन में तो नहीं है, खैर ये आगे के पार्ट है। लेकिन ये 90 से 91 का जो टाइम था, इस टाइम पीरियड में इन तीनों पॉलिसी को कैसे अपनाना है, कैसे इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना है अपने देश में, कैसे सेफली इन्हें हम चला पाएंगे, और कैसे हम अपने देश की भी सुरक्षा की रक्षा कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी, अगर हम दूसरे इन्वेस्टर्स को बुला रहे थे, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे थे, या हम उन्हें इनवाइट कर रहे थे कि आप आओ यहाँ पे इन्वेस्ट करो और यहाँ पे आप अपनी कंपनी स्टार्टअप करो, उसमें एक खतरा ये था कि अगर वो अपने देश पे पूरी तरह से हावी हो जाते, तो वही पहले जैसे हम गुलाम हो गए थे अंग्रेज़ों की, वैसी स्थिति ना आ जाए, या ज़्यादा कैपिटल वेल्थ फॉरेन इन्वेस्टर्स के हाथ में ना हो, फॉरेनर्स के हाथ में ना हो, ये हमें खतरा था। तो इसके बारे में इसलिए हमने अभी की पॉलिसी शुरू नहीं की थी। 1990 से 91 का जो टाइम था, इसमें हमने सोचना शुरू किया कि कैसे हमने इन पॉलिसी को बनाना है और कैसे हमें इन्हें भारत में इंट्रोड्यूस करना है। तो ये जो टाइम था 1990 से 91 का, ये आगे की पॉलिसी बनाने का, आगे की प्लानिंग बनाने का टाइम था। इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ पे ध्यान दिया गया तो परमिट लाइसेंसिंग राज, मतलब लाइसेंस देना इजीली। पहले हम लोग लाइसेंस नहीं दे रहे थे कंपनियों को नए स्टार्टअप करने के लिए या फॉरेन इन्वेस्टर्स को, उसकी वजह से, या ये प्रक्रिया बहुत लंबी थी, पेचीदा का मतलब है कॉम्प्लिकेटिव थी ये लाइसेंसिंग प्रोसेस। मतलब ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, इतनी बार इसको भरो, इतनी बार यहाँ जमा कराओ, वहाँ जमा कराओ। तो ये जो लाइसेंसिंग वर्क था, ज़रूरी तो है, लाइसेंसिंग वर्क बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसे थोड़ा इजी कर दिया, थोड़ा कट शॉर्ट कर दिया। ये जो लॉन्ग प्रोसेस होता था, इसको शॉर्ट प्रोसेस में कन्वर्ट किया कि कुछ
खास पेपर भी मंगाए जाएँ, या जो 10 बार जमा कराने पड़ रहे थे वहाँ पे 1-2 बार ही जमा करवाने पड़े, है ना, ज़्यादा कॉपीज वो ना करवाने पड़े, और जल्दी से प्रोसेस जो बहुत टाइम लगता था कि इतने दिनों में ये होगा, इतने दिनों में ये होगा, उन टाइम पीरियड्स को भी कम किया जाए, जिससे जल्दी से जल्दी लाइसेंसिंग मिल जाए लोगों को, तो लोग जल्दी से जल्दी अपने काम शुरू कर पाएँ। और जैसे जल्दी जल्दी काम होगा उससे फ़ायदा ये होगा कि काम जल्दी शुरू होने से हमारे यहाँ पे भी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो जाएंगे। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते ही ये होगा कि हमें बाहर से फॉरेन गुड्स नहीं मंगाना पड़ेगा। तो ये परमिट लाइसेंसिंग राज जो था, इसमें यही किया जाता था कि लाइसेंसिंग की जो प्रक्रिया की जो प्रोसेस था उसको शॉर्ट किया जाए और इजीली लाइसेंस अवेलेबल करवाया जाए, जिससे लोगों का काम इजीली हो जाए। अब हम देखेंगे कंक्लूजन, ये इस लेसन का कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन में ये है कि इस पूरे लेसन में हमने ये देखा, ये कंक्लूड होता है कि कैसे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया आगे आने वाले टाइम के लिए, आगे आने वाले समय के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जिससे आगे आने वाले टाइम में डेवलपमेंट हो और अच्छे से डेवलपमेंट हो और देश का विकास ही हो हर तरह से। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया और इस प्लेटफॉर्म पर ऐसी पॉलिसीज लाई गई, मतलब ये इतना सक्सेसफुल ईरा नहीं रहा है, इतना सक्सेस नहीं मिला हमें कुछ लॉस हुए, मतलब हम सीख रहे थे अपनी गलतियों से, तो ये ईरा इतना सक्सेसफुल नहीं था। लेकिन हमने सीख लिया था कि अब आगे कैसे हमें डेवलपमेंट करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, कहाँ से किसका सपोर्ट लेना है, किस हद तक क्या करना है, ये सारी चीज़ें देश ने इस ईरा में सीखी। और इसके आगे आने वाला जो टाइम था उसमें परफेक्ट पॉलिसी बनाने का काम गवर्नमेंट ने किया, जिसकी वजह से आज हम लोग इतने डेवलप हो पाए। कुछ कमियां तो होती हैं हर पॉलिसी में, लेकिन फिर भी हर प्लानिंग में, हर पॉलिसी में कुछ कमियां होती है, लेकिन फिर भी उन कमियों से ओवरकम होने का जो था वो इस लेसन में था। इस लेसन में अपन ने 5 ईयर प्लानिंग के बारे में पढ़ा। 5 ईयर प्लानिंग 5 ईयर के लिए होती है। पहली प्लानिंग में एग्रीकल्चर पे कॉन्सेंट्रेट किया गया। एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने क्या किया, तो एग्रीकल्चर के लिए HT5 सीड्स मंगाए, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, इरिगेशन की फैसिलिटी को संभाला, लोन वगैरह दिए, फर्टिलाइजर वगैरह ये वो सब। उसके बाद उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया इंडस्ट्रीज पे, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को उन्होंने लाइसेंसिंग सुविधा उनकी आसान कर दी, उनको थोड़ा हेल्प किया ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बढ़े। पहले 2 ही इंडस्ट्री थी, एक कोलकाता में थी और एक जमशेदपुर में थी, है ना। उसके बाद में सारी इंडस्ट्री शुरू की गई। और क्या किया, तो और उन्होंने ग्रोथ के बारे में सोचा, GDP कैलकुलेट करना शुरू किया, GDP को पहले वाली GDP से कंपेयर करना शुरू किया गया, क्यों कमी रही उसके कारणों का पता लगाया। उसके बाद इंपोर्ट को कम करने की कोशिश की गई और इंपोर्ट को कम करने के लिए देश में प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की गई। फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया गया, मतलब इनवाइट किया गया कि वो आए, उनको हेल्प किया गया। इस तरह के सारे काम अपने देश में किए गए, यही था कंक्लूजन। और लास्ट में ये जो था ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट, इसमें वही इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट निकाले गए, है ना। तो दूसरा रोजगार के लिए लोगों को एजुकेशन देने की कोशिश की ताकि वो एग्रीकल्चर में सब एग्रीकल्चर में ही जा रहे थे, तो उनको सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में कंट्रीब्यूट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, एजुकेशन के लिए उन्हें मोटिवेट किया गया, एजुकेशन फ्री देने का, या कैसे एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेजेस वगैरह खोले गए, है ना। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेटर किया गया, रोड वगैरह सारे ठीक किए गए। तो ये था अपना सेकेंड लेसन, इंडियन इकोनॉमी इन द ईयर ऑफ 1950 to 1990। आई होप आप लोगों को ये
समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अब जो होगा आगे के लेसन में अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अब के लिए इतना काफी। थैंक यू।